प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पीटीआई का एहतजाज जिसे फाइनल कॉल का नाम दिया गया है उसमें 2 रोज बाकी रह गए हैं। मोहसिन नकवी साहब ने आज कहा है कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ना मुज़ाकरात हो रहे थे, ना मुज़ाकरात हो रहे हैं और ना होंगे। और उन्होंने कहा कि जलसे जुलूस की बगैर इजाज़त किसी सूरत ये नहीं करने दिया जाएगा। अगर इजाज़त नहीं ली है, इजाज़त नहीं मिली है तो इस्लामाबाद में एहतजाज नहीं करने दिया जाएगा। आज मामला अदालत के पास भी चला गया, वहाँ भी मोहसिन नकवी साहब ने कुछ इसी किस्म की बातें की हैं। उन्होंने कहा कि बेलारूस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं और वहाँ पर भी मुल्क के हालात इस किस्म के नहीं हैं कि जलसे जुलूस किए जाएँ। और दूसरी तरफ कल बन्नू में हमला हुआ है। आज कुरम में अफसोसनाक वाक़या जहाँ पर दहशतगर्दों की फायरिंग से 38 अफराद के जाँ बहक होने की इतला है और कई अफराद ज़ख्मी भी हैं। इस खदशा है कि हलाकतों में इजाफा हो सकता है। दूसरी तरफ वजारत दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को ख़त लिखा है कि सरकारी वसाइल का इस्तेमाल न किया जाए इस एहतजाज के लिए। क्या हो रहा है, मुज़ाकरात का स्टेटस क्या है? क्या हर हाल में अब एहतजाज होने ही जा रहा है? कशीदगी के ख़तरात जो इस्लामाबाद के अतराफ़ में मंडला रहे हैं उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है? मेरे साथ रऊफ़ हसन साहब मौजूद हैं, सबरा हैं पॉलिसी थिंक टैंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया रऊफ़ हसन साहब, खुशामदीद। सर, इस वक्त मुज़ाकरात का क्या स्टेटस है? बातचीत चल रही है या ख़त्म हो चुकी? थैंक यू असद साहब, बहुत मेहरबानी आपकी। बातचीत का स्टेटस ये है कि जी राब्ता किया गया था और ये कहा गया था कि इस एहतजाज को पोस्टपोन कर दीजिए। एक दफ़ा पहले भी ये हुआ था, आपको याद है, 22 अगस्त को, और वो हमने किया था। बाद में इश्यूज क्रिएट हुए थे। इस दफ़ा भी उसी किस्म का एक रिक्वेस्ट की गई है कि जी 24 तारीख को जो आप एहतजाज कर रहे हैं इसको आप ना करें। और इस सिलसिले में उन्होंने कुछ ऑफर्स भी की थी, वो जिसके जवाब में खान साहब ने उन्हें ये कहा है कि आपकी जो ऑफ़र है उसकी सदाकत को जांचने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो इतने भी बेगुनाह कैदी इस वक्त कैद हैं उनको आप फौरी तौर के ऊपर आज़ाद कर दें, उनको छोड़ दें। तो इस बात के ऊपर मामला जो है वो अटक गया है और बातचीत जो है वो इस स्टेज के ऊपर मैं नहीं कह सकता कि पोटेंशली वो आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, लेकिन बातचीत का बिल्कुल दौर हुए हैं और उसमें ऑफर्स हुई हैं और मैं कुछ ऐसी भी ऑफर्स हैं जो कि मैं यहाँ नहीं बयान कर सकूंगा। लेकिन जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं उससे तो अंदाज़ा ये होता है कि असीरान की रिहाई बशमूल इमरान खान की रिहाई, उस पर तहरीक इंसाफ राजी है कि अगर ये हो जाए तो फिर एहतजाज को कॉल ऑफ किया जा सकता है। मगर इसको भी दानियाल हम जो है वो हुकूमत का मौक़िफ़ लेते हैं, वो कहते हैं कि ये NRO है, NRO मांग रहे हैं आप, यानी रिहाई के लिए सारा एहतजाज कर रहे हैं। तो फिर आप इसको कैसे देखेंगे? बाकी मुतालबात आपके कहाँ जाएंगे? या बाकी मुतालबात बिल्कुल अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। खान साहब ने अपनी ज़ात की बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ उन बेगुनाह कैदियों की बात की है जिसको पिछले 1.5 साल से मल्टीपल टाइम्स के ऊपर अरेस्ट करके उनको इंश्योर किया गया है कि वो जेल में ही रहें, हालांकि उनकी कई दफ़ा बेल्स भी हुई हैं। उसकी बात हुई है एज ए स्टार्टिंग पॉइंट। बाकी हमारे जो मुतालबात हैं वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं और उनके ऊपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रोल बैक करना है। आइन और कानून का तकद्दुस जो है, जो पामाल हुआ है, उसको आइन और कानून को रिस्टोर करना है और जो तमाम बेगुनाह कैदी जो हैं उनको रिलीज़ करना है। ये हमारे जो डिमांड्स हैं ये मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद हैं। और दूसरी बात रही आप NRO की, तो NRO उस वक्त होता है जबकि आप कहते हैं जी कि जो आपने गुनाह किए हो, आपने फ्रॉड किया हो और उस फ्रॉड से बचने के लिए आप मुल्क से बाहर भागें। यहाँ कोई मुल्क से बाहर जाने को तैयार नहीं। अगर खान साहब मुल्क से बाहर जाने को तैयार होते तो वो कभी जेल में ना होते, वो पहले दिन दूसरे दिन जेल से बाहर आ जाते और वो भी चले जाए इन लोगों की तरह जो इनके परवरता हैं, उनकी तरह वो भी मुल्क से बाहर चले जाते। यहाँ असूलों की लड़ाई है और आज भी जो डिमांड है उनकी वो बेगुनाह कैदियों की रिहाई है और कुछ नहीं है। अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं मांगा और कुछ और नहीं मांगा उन्होंने। बाकी अगर बातचीत आगे बढ़ेगी तो फिर देखा जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। इन द मीनवाइल 24 नवंबर की जो कॉल है एहतजाज की वो बिल्कुल अपनी जगह कायम है, मौजूद है और एहतजाज होगा। सही है। राव साहब, चलें एहतजाज पर आने से पहले ये बता दीजिए कि क्या ये ऑफर की गई है पीटीआई की तरफ से कि अगर आप फौरी तौर पर इमरान खान को रिहा नहीं कर सकते तो उन्हें पेशावर जेल मुंतकिल कर दें? ऐसी कोई बात नहीं की गई जी।
किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं की गई। थोड़ा सा जरा सी हकीकत होती है, फिर उसको उसके साथ बहुत कुछ जो है वो डिसइंफॉर्मेशन जो है वो उसके साथ अटैच इसीलिए मैं कर दी आपसे जाती है। क्लैरिफाई करने के लिए सवाल कर रहा हूं। ठीक है, नहीं नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे भाई, अब आपने सर कहा कि 24 की कॉल जो है वो इंटैक्ट है, वो वहाँ वो कॉल वो अभी बरकरार है, उसमें कोई चेंज नहीं है। मगर आप जब इस्लामाबाद आएंगे, कंटेनर्स यहाँ रख दिए गए हैं, जब पूरे पाकिस्तान से लोग निकलेंगे यहाँ इस्लामाबाद पहुंचेंगे, आगे तो रास्ते बंद होंगे, फिर क्या करेंगे सर? संजानी के ऊपर भी कंटेनर्स लगाए थे, कंटेनरिस्तान बना दिया गया था, पहुंचे थे हम। लाहौर में भी कंटेनर लगाए गए थे, सूरज शहर को ब्लॉक किया गया था, हम पहुंचे थे। डी चौक में हमने कहा था हम पहुंचेंगे। सारी पेशावर रोड, मोटरवेज, एक्सप्रेसवेज ब्लॉक की गई थी, कंटेनर्स लगा के तकरीबन कुछ 70 जगहों के ऊपर शहर को ब्लॉक किया गया था। हम पहुंच गए थे भाई, हम इस दफा भी पहुंचेंगे। लेकिन सर जब आप 4 अक्टूबर को भी पहुंचे थे, उसमें बहुत कशीदगी हुई थी, आंसू गैस की शेलिंग हुई थी, पथराव हुआ था, डंडे थे, गुलेलें थी, सब कुछ था। क्या फिर वही होगा, यानी कशीदगी होगी, कशीदगी के साथ पहुंचेंगे क्योंकि रास्ते तो बंद होंगे? ये रास्ते बंद क्यों किए जा रहे हैं? क्या हम कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं वो गैर आईनी है, गैर कानूनी है? क्या पाकिस्तान का आइन हमें पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देता है बहसीत एक पॉलिटिकल पार्टी के? अगर देता है तो फिर हुकूमत का रवैया ये क्यों है? क्यों ये रास्ते बंद करते हैं? क्यों ये गोलियां बरसाते हैं? क्यों ये आंसू गैस के शेल बरसाते हैं? क्यों लोगों को अरेस्ट करते हैं मतलब सैकड़ों में? ये सवाल आपको, मेरा ख्याल है असद साहब, कि आपको हुकूमत के जो रहनुमा है उनसे पता करना चाहिए। ये बिल्कुल ये बारहा सवाल किया है रऊफ साहब, मगर वो जवाब में कहते हैं कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है, ये कशीदगी करते हैं, ये दरख्तों को जलाते हैं, ये 9 मई वाले हैं। ये आप जानते हैं उनका मौक़िफ़, और वो आज भी अपना मौक़िफ़ ये दोहरा रहे हैं। वो कहते हैं आप पे एतमाद किया नहीं जा सकता क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। हमने जितनी भी पॉलिटिकल हमने अपनी इवेंट्स किए हैं, उनमें से किसी एक इवेंट के बारे में आप बता दीजिए कि उसमें कशीदगी हुई है या वायलेंस हुआ है। नॉट इवन वंस। 9th of May की जो कहानी है वो अभी तक जुडिशल कमीशन में जानी है। ठीक है, सही है। और ये इनके कहने का, इनके जो कहने के अंदाज हैं और ये जो इनके सब्सटेंस होता है, उसमें किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है असद साहब। ये एक कहानी बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये इंतहाई खौफ में मुब्तला हैं इस वक्त इमरान खान से। 15 माह से वो जेल में है, लेकिन इस मुल्क के लोगों के दिलों और दिमागों के ऊपर वो हुकूमत कर रहा है और इनसे पीटीआई खत्म नहीं हो पाई। इसलिए ये रोकने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये जानबूझ के वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। हमारी तरफ से कभी वायलेंस राव साहब, अगर आज हुकूमत आपको ये कहती है कि आप एहतजाज करना चाहते हैं, एक जगह मुख्तस कर देते हैं आपको, संजानी में या परेड ग्राउंड में या किसी जगह पर जहाँ जिससे आप भी इत्तफाक करें, गारंटी जो है वो अदालत में दी जा सकती है, आप क्या उससे इत्तफाक करेंगे कि ठीक है हमें एक जगह दे दें, हम आकर बैठ जाएंगे, वहाँ धरना देंगे, एहतजाज करेंगे, कुछ भी करेंगे? 6, 7, 8 माह से हम इसी के लिए लड़ाई कर रहे हैं इनके साथ। बसा औकात पाकिस्तान के हर शहर में हम इनसे रिक्वेस्ट कर चुके हुए हैं कि हमें आप जलसा करने की इजाज़त दें। एक जगह भी इन्होंने हमें इजाज़त नहीं दी, हमें कोर्ट्स जाना पड़ा है। कोर्ट्स की तरफ से भी जब इजाज़त मिली है तो फिर भी इन्होंने लॉकडाउन किए हैं, फिर भी इन्होंने कंटेनर्स लगाए हैं, फिर भी इन्होंने शाहराहें बंद की हैं। इनका ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है असद साहब, आप उसकी बेसिस के ऊपर खुद कंक्लूड कर लीजिए कि क्या इनके पास हम जाएंगे रिक्वेस्ट लेके, उसके साथ क्या बर्ताव किया जाएगा। माजी में आप मुद्दे तो तमाम कर सकते हैं ना सर, आप रिक्वेस्ट डालें, वो अगर नहीं देंगे इजाजत तो आपके पास एक आर्गुमेंट तो होगा ना अदालत के सामने रखने के लिए। अब आप मुझसे आगे बढ़ चुके हुए हैं। ये एहतजाज होगा, ये एहतजाज पूरे जोर शोर से होगा, पुरअमन होगा हमारी तरफ से। क्या पुरअमन रह पाएगा सर? जब रास्ते आपको खोलने पड़ेंगे, क्रेनों से खोलने पड़ेंगे, क्या पुरअमन रह पाएगा? ये सवाल आप हुकूमत के ज़ोमा से पूछें जी, हमें ना पूछें। हमारी तरफ से पुरअमन रहेगा, 100% पुरअमन रहेगा। सही है सर। ये बताइए कि आपने टास्क दिया है एमपीएस एमएनएस को 10,000 5,000 लोगों लाने का। एक मुताद अंदाजे के मुताबिक अगर एक एमपीए को बसों का अरेंज करना पड़े, ट्रांसपोर्टेशन, फिर यहाँ पर अगर आप 10 दिन भी ठहरते हैं, खानों का इंतज़ाम, फिर उनकी रिहाइश का या बिस्तरों का इंतज़ाम, करोड़ रुपए शायद एक आदमी को खर्च करना पड़े एक एमपीए को। आपके कई एमपीएस तो ऐसे हैं जो ये अहलियत नहीं रखते, इतने अमीर नहीं हैं, खैबर पख्तूनख्वा के बिलखुसूस। ये इसकी फिजिबिलिटी बनाई गई है, कितना खर्च होगा, कौन करेगा, कैसे करेगा?
ये अभी फैसला नहीं हुआ जी कि क्या इसकी इस जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो इस एहतजाज की नौइयत क्या होगी, वो अभी फैसला होना है और उसका ऐलान होना बाकी है। नंबर एक। नंबर दो, ये पार्टी का इंटरनल मामला है। ये पार्टी हम इंटरनली ही इसको सॉर्ट आउट करेंगे कि किस तरीके से हमने इस सारे एहतजाज को फीजिबल बनाना है। नहीं, मगर आप तो बारहा ये कहा जा चुका है ना कि जब तक मुतालबात नहीं माने जाएंगे इस्लामाबाद से नहीं जाएंगे, तो इसका मतलब तो धरना ही होता है। और शेख वकास अकरम तो खुद कह चुके हैं कि इसका मतलब धरना ही होता है। देखिए, मैं अभी इसमें कोई इसको डिफाइन करना नहीं चाहूंगा। मेरी 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 इंफॉर्मेशन यही है कि ये अभी मामला फ्लूइड है, इसके बारे में फैसला होना है, ऐलान होना है, आप तक भी इंशाअल्लाह ताला पहुंच जाएगा। और ये क्या 24 से पहले ऐलान हो जाएगा? जी, अब ऑब्वियसली यानी आप ये कह रहे हैं कि इस बात का भी इम्कान है कि आप आए, एहतजाज करें और उसी रोज लौट जाएं, आप इस्लामाबाद में धरना देकर ना बैठें, इस बात का इम्कान मौजूद है? बहुत सी पॉसिबिलिटीज हैं जो अंडर कंसिडरेशन है, और उसके बाद शायद एक से ज्यादा एक्टिविटीज, एक से ज्यादा तरह की एक्टिविटीज हो, एक से ज्यादा तरह के इवेंट्स हो, और शायद धरना भी उसमें शामिल हो, और भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं एहतजाज के, वो भी उसमें शामिल हो। सो इट्स गोइंग टू बी अ मल्टीपल एक्टिविटी इवेंट, और इसके बारे में हम 24 से पहले ऐलान कर देंगे, आपको पता चल जाएगा। राव साहब, कुछ जो मुतालबात आपने सामने रखे उसमें से कम से कम एक मुतालबा तो ऐसा जरूर है कि जो हुकूमत तो कम से कम नहीं मान सकती, यानी हुकूमत अपनी ही हुकूमत का खात्मा करके आपको मैंडेट तो वापस नहीं कर सकती, ये उनके बस में ही नहीं है, वो चाहें भी तो ये नहीं कर सकते, अदरवाइज तो फिर वो हुकूमत ही नहीं रहेंगे। तो आप कम से कम क्या मानकर अपना एहतजाज खत्म करेंगे? जो ये है, जो इनका चोरी का मैंडेट है, अगर ये वो नहीं मान सकते मुतालबा, और आपने सही कहा कि जी सिटिंग हुकूमत कैसे छोड़ेगी, लेकिन उसके बगैर गुजारा नहीं है। ये चोरी का मैंडेट इनको वेकेट करना पड़ेगा, उसके बगैर मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। नए इलेक्शंस करवा दीजिए अगर ये मैंडेट वापस नहीं करना चाहते। अभी आप रिपोर्ट आई है, आपने देखा है कि सिर्फ 7% केसेस के ऊपर फैसले हुए हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो टाइम है वो 180 दिन है। 180 दिन गुजर चुके हुए हैं, लेकिन जो पिटिशंस थी उनमें से सिर्फ 7% के। तो इससे इनकी इंटेंशंस जो हैं वो बड़ी क्लियर हैं। ये इसी तरीके से मांगे चुंगे चोरी किए हुए मैंडेट के ऊपर 5 साल गुजारना चाहती है। मेरे भाई, ये पॉसिबल नहीं है, कैसे ये नहीं होगा। सर, कैसे मैंडेट देंगे? आपको उसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या नजर आता है? क्या कहेंगे वो? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सर? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दें ठीक है आपका जहां जहां मैंडेट आपका आप समझते हैं आपका है, वो रास्ता तो ट्राइब्यूनल से होकर जाता है और उसके लिए वक्त चाहिए होगा सर? प्रैक्टिकल सोल्यूशन इसका ये है भाई कि जो चोरी की चीज है वो वापस कीजिए, वो वापस करनी पड़ेगी इनको। या वापस कर दें या नए इलेक्शंस अनाउंस कर दें। हम तैयार हैं, हम नए इलेक्शंस में जाने के लिए भी तैयार हैं। खान साहब खुद फरमा चुके हुए। सर, आज तक पुरअमन एहतजाज से हुकूमत गिरती है? गिर जाएगी, क्यों नहीं गिरेगी? खासकर एक ऐसी हुकूमत जिसके पास मैंडेट ही नहीं है, जिसके पास लेजिटिमेसी नहीं है, जिसको कोई रेलेवेंस नहीं है, जिसने मुल्क को एक तबाही के धाने के ऊपर खड़ा कर दिया है, जिसकी दुनिया भर में कोई इज्जत नहीं है, इकोनॉमिक कोलैप्स हो चुका हुआ है, टेररिज्म की अनफॉर्चुनेटली आपने अपने अपने इब्तदाइया में फरमाया है, रोज लोग शहीद हो रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। क्या ये हुकूमत ये करने के लिए आई हुई है? इनसे क्या चीज कंट्रोल हुई है? ये कशकोल लिए सारी दुनिया में फिर रहे हैं, कोई इनके कशकोल में एक पैसा भी डालने के लिए तैयार नहीं है। यह है इस हुकूमत की कारस्तानी कार्रवाई। इनको जाना पड़ेगा भाई। अच्छा राव साहब, मैं ये सिनेरियो समझने से कासिर हूं कि आप चलिए 4-5 लाख लोग भी मैं मान लूं कि आप लेकर इस्लामाबाद में आकर बैठ गए हैं, तो आपके पुरअमन तरीके से बैठ जाने से हुकूमत क्या घर चली जाएगी? सर, हमारा एहतजाज पुरअमन होगा, बाकी आगे आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा जी। अच्छा, बुशरा बीबी का किरदार कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं पीटीआई के कारकुन? अब शायद वो समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब की फैमिली भी इस एहतजाज में शरीक होगी। क्या बुशरा बीबी शरीक हो रही हैं जाती तौर पर इस एहतजाज में? उनका एक रोल जो है वो एक नॉन पॉलिटिकल रोल है। खान साहब बारहा कह चुके हुए हैं कि उनकी फैमिली के किसी मेंबर का कोई पॉलिटिकल रोल नहीं होगा, पार्टी में कोई रोल नहीं होगा, लेकिन बहसियत एक वाइफ के, बहसियत बहनों के, ये उनका फर्ज भी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो अपने खामंद और अपने भाई के लिए जो उनकी रिहाई की जो तहरीक लॉन्च की गई है पार्टी की तरफ से, उसमें शरीक हों, उसमें अपना किरदार अदा करें। सो उनका किरदार यही है, उनका रोल यही है जो कि मैंने डिफाइन कर दिया है। उनका कोई पॉलिटिकल, पार्टी के अंदर कोई, पार्टी के अंदर कोई पॉलिटिकल रोल नहीं है। बुशरा बीबी ने जो मुख्तसर सा किरदार अभी अदा किया है, उसकी गवर्नमेंट ने इंटरप्रिटेशन यूं की है कि पीटीआई की लीडरशिप चूंकि नाकाम हो गई थी, वो लोगों को नहीं निकाल पा रही, इसलिए इमरान खान को अपनी फैमिली को बीच में लाना पड़ा है।
देखिए, मैं गवर्नमेंट वालों ये लोग बैठे हुए हैं, मैं कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता असद साहब, उनकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर हम नहीं जाते। हकीकत जो है उससे, उनकी स्टेटमेंट्स का उससे दूर पार का भी वास्ता नहीं होता। मैंने जो उनके बारे में, बुशरा बीबी के बारे में और उनकी सिस्टर्स के बारे में जो बात करनी थी, जो उनकी जो हकीकत है वो मैंने बयान कर दी है। पॉलिटिकल रोल नहीं है। हाँ, इस वक्त अंडर द करंट सर्कमस्टांसेस, चूंकि, और उसकी भी मैं आपको वजह बता दूं, चूंकि 14-15 हफ्ते से इन्होंने पीटीआई की पॉलिटिकल लीडरशिप को खान साहब से नहीं मिलने दिया गया, सही है, उसकी वजह से ये एक रास्ता निकाला गया है। बिल्कुल ठीक है। राउत साहब, आखिर में ये बता दीजिए कि आप एक खला पैदा हुआ है, उस खला को पुल करने के लिए ये रास्ता अडॉप्ट करना। राइट। राउत साहब, ये बता दीजिए आखिर में कि आप तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी है, कितने लोग तहरीक इंसाफ एक्सपेक्ट कर रही है कि वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे? बहुत दुनिया आएगी जी। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू डिफाइन कि जी 10 होंगे, 10 करोड़ होंगे, 10 लाख होंगे, बहुत दुनिया आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज, पीटीआई, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, उनके सामने ये सिनेरियो रखते हैं और देखते हैं कि इस कशीदगी का जो मुमकिन तौर पर कशीदगी ही लग रही है, इसका कोई हल भी है या नहीं, क्या 24 से पहले कोई सोल्यूशन निकल सकता है? ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। तहरीक इंसाफ का एहतजाज होने जा रहा है। क्या हुकूमत सोच रही है, क्या ऑपोजिशन की बाकी जमातें सोच रही हैं, हम इस पर बात करेंगे। बैरिस्टर दानियल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, इत्तलात और नशरियात, पीएमएलएन के साथ आपका ताल्लुक है। मलिक अहमद खान बच्चर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ऑपोजिशन लीडर हैं पंजाब असेंबली में, पीटीआई के साथ आपका ताल्लुक है। मौला बख्श चांडियो हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। बैरिस्टर दानियल चौधरी साहब, ये क्या इस्लामाबाद में 24 तारीख को हम देखने जा रहे हैं? फिर वही एहतजाज, कशीदगी, कंटेनर लगेंगे हर तरफ, पीटीआई के लोग आएंगे, आंसू गैस की शेलिंग होगी, मारा पीटा जाएगा, और यही होने जा रहा है दोबारा? देखिए जी, सबसे असद साहब, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ जो है पहले देखने की कि आपको क्या ज़रूरत पड़ी है इस एहतजाज करने की। इसकी एहतजाज करने की ज़रूरत ये है कि आज जो आपके मुल्क की मईशत है वो बेहतर हो रही है। आज आपका जो आईटी जो एक्सपोर्ट है वो पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर है। आज आपकी स्टॉक मार्केट जो पिछले कितने अरसे से नेगेटिव या नीचे थी, वो सिंस 1947 आज हाईएस्ट नंबर्स के ऊपर 97,000 के आसपास खेल रही है। आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, शरह सूद में कमी हो रही है। इन तमाम चीज़ों के बेहतरी की तरफ जाने की वजह से अब इनकी ये सियासी मौत है। सियासी मौत किन की है? उनकी जो हाथ उठाकर दुआएं करते थे कि ये मुल्क कल दिवालिया हो, परसों हो या चौथ हो, और ये आईएमएफ की बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर एहतजाज कर रहे थे जब आईएमएफ पाकिस्तान आए हुए थे कि तुमने गरीब के साथ, बेरोजगार के साथ, मजदूर के साथ कोई मुआहदा किया तो मुल्क आग लगा देंगे, हम इस मुल्क को बंद कर देंगे, हम इस मुल्क को चलने नहीं देंगे। उनके लिए ये सियासी मौत है और इसलिए एहतजाज करने के लिए, और इसीलिए इस एहतजाज को उन्होंने नाम जिहाद का दिया। वो जिहाद किसके खिलाफ? वो पाकिस्तान के खिलाफ। वो जिहाद पाकिस्तान के गरीब के खिलाफ, वो जिहाद पाकिस्तान के अफवाज के खिलाफ, वो जिहाद पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ। लेकिन ये चाहे जो भी कर लें, देखिए गवर्नमेंट ने एक कोर्स ऑफ एक्शन दिया है और वो ये है कि पीसफुल और प्रोटेक्शन एक्ट के बाद आपने एक चीज़ की तयन कर दिया कि आपने ये बता दिया कि एहतजाज कैसे करना है, किस जगह पे करना है, किस कहाँ परमिशन लेनी है, कितने दिन प्रायर देनी है। जो उसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये नहीं होगा कि किसी एक जत्थे के वजह से हुकूमत ब्लैकमेल हो, अपने घुटनों पे आ जाए। दैट विल नॉट बी अलाउड। द गवर्नमेंट विल टेक सच एक्शन और विद ड्यू कॉस्ट जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं यहाँ के लोगों की जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस दौरान क्या इमरान खान को क्या ये पेशकश की गई है दानियल साहब कि आप एहतजाज ना करें, चीजें बेहतर हो जाएंगी, हम आपके लिए आपकी बात सारी सुनेंगे, बेहतर हो जाएगा, हालात ठीक हो जाएंगे, रिहाइयां भी हो जाएंगी, लेकिन फिर आली एहतजाज जो है वो नहीं कर रहे? इससे इमरान खान ने ये तासुर दिया है कि सिर्फ मुझे टाल रहे हैं, एहतजाज खत्म कराना चाहते हैं लेकिन मुझे कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, इमरान खान की सियासत के हमेशा दो रुख रहे हैं। एक रहा है गिरबान और दूसरा रहा है पाँव। जब गिरबान से बात नहीं चली तो पाँव पे पड़ जाओ। जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं, अगर साफ लफ्ज़ों में बात की जाए तो इसको कहते हैं एनआरओ,
आज ये NRO के मुंतजर हैं वो लोग जो कहते थे कि हम इनके AC बंद कर देंगे, जो कहते थे इस मुल्क को आग लगा देंगे, इनके हम फ्रीज़र उतरवा देंगे, इनकी ऐसी की तैसी कर देंगे। आज वो तमाम लोग जो हैं NRO, इमरान खान के लिए NRO मांग रहे हैं। जो इमरान खान को रेड लाइन कहते थे, आज वो कह रहे हैं इमरान खान की मुर्गी छोटी है, जिम वाली मशीन थोड़ी बड़ी है, कमरे में पूरी नहीं आ रही, पंखा हीटर नहीं है। वो इन चीज़ों के ऊपर मुज़ाकरात और बात कर रहे हैं। लेकिन NRO आपको तब मिलेगा जब आप 9 मई के अपनी इंसिडेंट्स में जहां आप मुलव्वस रहे हैं आप एक्सेप्ट करेंगे, जब आपको उनसे रिलीफ मिलेगा, उनमें आप कोर्स ऑफ लॉ को फेस करेंगे। लेकिन आप अगर इस सोच के साथ कि हुकूमत को ब्लैकमेल करना है, हुकूमत को डराना है, हुकूमत को कहना है कि हम मुल्क को आग लगा देंगे, बंद कर देंगे, हुकूमत या इदारे, रियासती इदारे से ब्लैकमेल होंगे तो कोई भी नहीं होगा। पाकिस्तान इज बिगर एंड मच लार्जर देन ऑल ऑफ दिस। बिल्कुल सही है। आपने जो मईशत के बारे में बात की, आपने कहा कि मईशत बेहतर हो रही है। कल आर्मी चीफ ने बिजनेस कम्युनिटी से भी खिताब किया है और उसमें उन्होंने कहा कि मायूसी फैलाने और डिफॉल्ट की बातें करने वाले आज किधर हैं, क्या उनको जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए। और ये मैं आपके लिए मलिक अहमद खान साहब कुछ पॉइंट्स रख रहा हूँ आर्मी चीफ के इस खिताब से, ताकि आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले छाए मायूसी के बादल छट चुके हैं, आज पाकिस्तान की मईशत के तमाम इशारे मुस्बत हैं, अगले बरस तक मजीद बेहतर होंगे। सिर्फ पाकिस्तानी ही पाकिस्तान में बेल आउट के जरिए मुआशी इस्तेहकाम ला सकते हैं। आप अपना पैसा पाकिस्तान लाएं, अवाम भी कमाए और मुल्क भी कमाए। उन्होंने कहा कि रियासत मां की तरह होती है, इसकी कदर लीबिया, इराक और फलस्तीन के अवाम से पूछनी चाहिए। दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही गैर कानूनी कारोबार वाले करते हैं, जिनके पीछे मखसूस अनासिर होते हैं। पाकिस्तान की डिजिटल सरहदों की हिफाजत और अवाम की डिजिटल सिक्योरिटी रियासत की जिम्मेदारी है। और उन्होंने कहा कि कोई चीज बशमूल सियासत मुल्क से मुकद्दम नहीं होती, हम सबको जाती मुफाद पर पाकिस्तान को तरजीह देनी चाहिए। अब मलिक अहमद खान साहब, आप पंजाब में अपोजिशन लीडर भी हैं, पंजाब से आप लोगों को एहतजाज के लिए इस्लामाबाद लाना चाहते हैं। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं जहां जहां जो है वहां पर एहतजाज कर ले, इस्लामाबाद ही क्यों आ रहे हैं। मुल्क के दहशतगर्दी के हालात भी आपके सामने हैं, मईशत बेहतर हो रही है, अभी दानियाल साहब ने भी आपको बताया। फिर आप क्या ये सारा एहतजाज सिर्फ इमरान खान की रिहाई के लिए कर रहे हैं? खान साहब, मैं आपको थोड़ा सा ये हम क्यों कर रहे हैं, आपका पूछने का मकसद ये है जी। देखिए, एक साल की कहानी है, 13 जनवरी को शुरू हुए। चलो उससे पहले तो हम पीछे नहीं जाते। जिस तरह दानियाल साहब ये कह रहे थे, पार्लियामेंटेरियन हैं बड़े अच्छे, कि 9 में तो हमारा तो इनसे मुतालबा यही है कि 9 में का जुडिशल कमीशन बना दें, वहां पे पता चल जाएगा। पहली बात। दूसरी बात ये है सर कि हमारे साथ हुआ क्या है जी। जिस तरह 2 साल से फस्तायत का हम शिकार हैं, मेरे अपने ऊपर 8 FIR मैं एक में भी नहीं था। और उसके बाद आप खुद देख लें, ये खुद बैरिस्टर है, हमारे अभी तक चालान पेश नहीं हुए। हमारे जजेस 6-6 महीने जजेस को अपॉइंट नहीं किया जाता, हालांकि जो का स्पीडी ट्रायल है इसमें तो 14 दिन में फैसले हो जाते हैं। और अब डॉक्टर यास्मीन राशिद सिल्वा जैसी बुजुर्ग औरत जो कि कैंसर की मरीज हैं, 1.5 साल हो गए उनकी जमानत नहीं हुई। यानी ये बातें हम इधर जब बैठ के करते हैं तो हमें कुछ और नजर आता है। हकीकत ये है कि इस एहतजाज के पीछे ये कोई रैंडमली तो हुआ नहीं है, इसके पीछे पूरी एक कहानी है। हमारे घर तोड़े गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो इलेक्टेबल हैं, जो उनके वर्कर है, सबके 20,000 लोगों पे तो FIR हैं, 15,000 लोगों को तो डिटेन किया गया मुख्तलिफ टाइम्स में। लेकिन बात यह है कि इसके अलावा हम क्या करें। आप कोई केस बता दें, तोशा खाना, इन्होंने तोशा खाना का कितना राग अलापा गया, तोशा खाना 1, तोशा खाना 2, कल उसमें भी जमानत होगी। बिल्कुल बानी PTI ने जो बात की है कि अगर इनके दिमाग में कुछ ये चीज होती कि कुछ स्मूथली आगे चीजें चले तो ये कम से कम एक जमानत हो गई थी। और उन केसों में गिरफ्तारी डाल रहे हैं जिस दिन इमरान खान के पास दुनिया की कोई चीज नहीं थी, वो तो अबडक्ट हो गए थे, उनको तो अगवा करके लेके चले गए कोर्ट से 3 दिन। नहीं वो, लेकिन उसमें कहते हैं ना कि जी पहले से मंसूबाबंदी की गई थी जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। लेकिन सर आप एहतजाज कॉल ऑफ कर देंगे अगर इमरान खान को रिहा कर दिया जाता है, लेकिन इसको NRO का नाम दानियाल साहब दे रहे हैं ना कि यही तो NRO है कि आप कहने का मुझे रिहा कर दो, फिर हम एहतजाज नहीं करते। लेकिन अगर दानियाल साहब इसको NRO का नाम देते हैं तो उन्होंने पेशकश तो करके भेजा है मुज़ाकरात के लिए, चाहे अरबाब अख्तियार जिनके पास असल अख्तियार है उन्होंने भेजा है, या चाहे
गवर्नमेंट की भी उसमें थी, गए तो हैं और उधर बातचीत तो हुई है। खान साहब ने उनको जो हमारी शराइत थी, जो TOR से आई थिंक उन पे वो नहीं आए। खान साहब जो कि उधर वो भी नहीं आए और फिर खान साहब भी नहीं आए। तो ये बात तो देखें, अब दानियाल साहब इसको जिस चीज का भी नाम दें तो मुज़ाकरात तो उन्हीं की तरफ से शुरू हुए हैं, क्योंकि जिनके पास अख्तियार होता है वही शुरू करते हैं। हम तो पहले ही अंदर हैं, ठीक है, हमारे ऊपर तो पहले पर्चे, हमारे ऊपर तो पहले ही आप समझेंगे हम तो पहले ही फस्तहियत का शिकार हैं। हमने क्या शुरू करना है? देखिए, हमारे पास तो कोई चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि हम अपना फंडामेंटल राइट इस्तेमाल करें। और आप कह रहे हैं कि अगर हम इतने बुरे हैं तो फिर हमें फिर मुज़ाकरात के लिए पैगाम रसानी कर क्यों रहे हो? आपका ये कहना है ना। चलिए, इसका जवाब तो देंगे दानियाल साहब, लेकिन मैं चांडियो साहब से जरा उनकी राय ले लूं। चांडियो साहब, एक तो आपके भी आजकल माहौल कशीदा चल रहा है नून लीग के लिए, और बिलावल साहब नाराज भी हैं, एक हाई पावर्ड कमेटी भी बना गए हैं, बाहर भी चले गए हैं मुल्क से, और उनके बाहर जाने को इसी नाराज़ी से मिलाकर देखा जा रहा है कि वो नाराज़ हैं। और जो कमेटी बनाई गई है उसमें 2 वज़राए आला डाले गए हैं, 2 गवर्नर्स डाले गए हैं, सिटिंग गवर्नर्स, एक साबिक गवर्नर को डाला गया है। इतनी हाई पावर्ड कमेटी, आखिर किस नौयत के इख्तलाफात हैं नून लीग के साथ? सिर्फ जुडिशल कमीशन में बिलावल साहब को जगह ना देना सिर्फ ये मामला तो नहीं लगता? सिर्फ ये नहीं है कि किसी मखसूस और मनसब के लिए या सीट के लिए कोई ये लड़ाई, ऐसी बात नहीं है। इतनी छोटी सी बातों पर मेरी क़यादत इतना बड़ा मामला नहीं कर सकती, लेकिन अगर जहाँ उसूलों की बात हो, जहाँ अवामी मफादात के मामलात हो, तो वहाँ एहतजाज करते हैं। छोटी छोटी बातें तो दरगुदर करती है पीपल्स पार्टी। कब पीपल्स पार्टी छोटी बातों पर लड़ाई करती है? सैलाब के ज़माने में इमदाद के वादे हुए नहीं हुए पूरे, हमने एहतजाज भी किया, बातें भी की। ऐसी बातें अभी भी ऐसी बातें हैं जो हुकूमत बनने के वक्त जो वादे किए जाते वो जब पूरे नहीं होते तो हम बातें करते हैं। वैसे हमें कोई नहीं, अगर हम जिद करते तो हुकूमत ही तश्कील नहीं दे पाते, हुकूमत ही नहीं बनती। लेकिन हमने ऐसे नहीं किया। हमने कहा ना, जमहूरियत का सफ़र आगे जाना चाहिए, हमारी अना की अहमियत नहीं है, अवामी मफादात की बड़ी अहमियत है, हम उनको अहमियत देते हैं। हमने बातें रखी हैं, हमने इख्तलाफात रखे हैं, लेकिन ऐसे नहीं रखा कि इस पर कोई इतना हंगामा बपा किया है कि पता नहीं क्या होने वाला है। ऐसी कोई बात नहीं। मेरे चेयरमैन हैं, उन्होंने बड़ी शाइस्तगी के साथ शहबाज शरीफ साहब बातें करते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं, आते हैं, जाते हैं। ऐसी बातें अगर वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे, और करना चाहिए, अगर उनको अपने सफ़र को जारी रखना है तो करना चाहिए। और पीटीआई के एहतजाज को कैसे देख रहे हैं चांडियो साहब? क्योंकि पीटीआई ये कह रही है कि हमारे लोग ट्रायल के बगैर अंदर हैं। देखिए, पीटीआई को तो फसाद चाहिए, पीटीआई को और कुछ नहीं चाहिए, पीटीआई को कोई एहतजाज नहीं चाहिए, पीटीआई एहतजाज से कुछ हासिल नहीं करना चाहती। पीटीआई का एनआरओ का एहतजाज है। पीटीआई कहती है कि हमें छोड़ो, हमें रिहा करो। आए दिन देखें, हम कई अरसा जेल में रह सकते हैं, तो फिर शोर शराबा क्यों कर रहे हो? फिर क्यों बोलते हो कि ये रिहा नहीं करा सकेंगे? और आपने कहा हमारा खानदान सियासत में नहीं आएगा। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जिंदगी दे आपके खानदान को, आपकी शरीक हयात को, आपकी हमशीरा को, उनको तो आपने सरगर्म कर दिया है। आप अपनी पार्टी से मायूस हो गए हैं, क्योंकि आपकी पार्टी के लीडर आपकी पार्टी को बाहर नहीं निकाल सके। आपको इनारो दिलवाने के लिए मौसर किरदार अदा नहीं कर सके। इसलिए आपकी खवातीन, जो मेरे लिए बड़ी मोहतरम है, उनको आप मैदान में ले आए। लेकिन उससे भी फायदा नहीं होगा। पार्टी तो वही है, लोगों के बदलने से क्या होगा? ये तंजीम, ये पार्टी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगी। आपको बिलाकर सियासी पार्टियों से बात करनी होगी, बिलाकर हुक्मरानों से बात करनी होगी। सर, हुक्मरानों से भी पीटीआई ने तो देखे ना, हुकूमत ही से कहा है बैरिस्टर साहब, और वो कह रहे हैं कि आप तो वकील हैं, खुद समझ सकते हैं इस बात को कि अगर ट्रायल नहीं चल रहा, चालान पेश नहीं हो रहे और बगैर ट्रायल के असीरान को अंदर रखा गया है, तो उनकी तो रिहाई अमल में होनी चाहिए या उनका चालान पेश होना चाहिए, ट्रायल होना चाहिए। तो ये मुतालबा तो कोई मुनासिब मालूम नहीं होता, और ये तो हुकूमत ही के हाथ में है ना। बातचीत तो एक तरह से वो हुकूमत ही से कर रहे हैं, पैगाम तो वो हुकूमत ही को भेज रहे हैं। पाकिस्तान को कमज़ोर करने की बात करो और साथ उसी सांस में आप ये भी कहो कि भाई मेरी रिहाई नहीं हो रही या मुझे एनआरओ दे दो। देखिए, पाकिस्तान जो इनकी सोच है ना, आप चाहे कुछ भी कर लें, इनकी सोच ही जलाओ घेराव वाली है। मैं
हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि देखिए कोई एक नॉर्मल इंसान किसी के कहने के ऊपर तो स्टेटमेंट दी ना कि आपकी एक इंटरनेशनल एयरलाइंस वरान बस बन गई और कि दुनिया के सारे रूट कैंसिल हो गए। मुझे बताएं, फ़लस्तीन में गज़ा में लाखों मुसलमान मरते हैं, बच्चे मर रहे हैं, उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए जैक गोल्डस्मिथ नहीं लिखता या नहीं कहता, लेकिन इमरान खान के साथ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, उसमें आवाज़ हमें आती है। वो कांग्रेसमैन जो यहूदियों के साथ बैठ के लॉबी करते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैंपेन्स का हिस्सा रहते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो गज़ा के उन बच्चों के ख़िलाफ़ कैंपेन का हिस्सा रहे हैं, लेकिन वो उन बच्चों के लिए आवाज़ नहीं उठाते। लेकिन इमरान खान, उन 60 लोगों को लगता है कि इमरान खान का ज़्यादती हो रही है। कोई तो है जो पीछे मैनेज कर रहा है। क्या हम इतने अंधे हो गए हैं या हमें बिल्कुल नज़र आना बंद हो गया है कि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी जो है, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी इनकी सियासी मौत है, इनकी जनरली मौत है। ये इनका एजेंडा ये है कि इस मुल्क को पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करो। इनकी सियासत ये है कि पाकिस्तान के जौहरी अदारे जो हैं उनके ख़िलाफ़, आपके जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, आपकी आर्मी है, आपके जो लोग हैं जो अपनी जानें देते हैं, शोहदा हैं, उनको डिमोरलाइज करो। और ये इनकी एक बड़ी सोची साजी कैंपेन है। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ ऑल दोज थिंग्स, हम फिर भी क्या बात करते हैं कि बैठें, टेबल के ऊपर आए, निगोशिएट करें, और इनको जो रिलीफ मिलेगा वो पार्लियामान से मिलेगा, पार्लियामानी जमातों के साथ बैठ के ही मिलेगा। चीज़ों को बेहतरी की तरफ जाए, मफामत की तरफ लेके जाएँ। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, तसादम में कुछ नहीं रखा, लेकिन इनकी मैं ना मानू की रट जो है उसने अभी तक हमें यहाँ पहुँचाया है। और ये चाहते नहीं है कि किसी तरह भी ये माने। लेकिन वैसे साहब, आपके ख्याल में ये ऑप्शन मौजूद है हुकूमत के लिए कि चलिए कुछ ऐसे लोग, जैसे भज्जर साहब कह रहे हैं कि मुझ पर 9 मुकदमात हैं मगर एक में भी मैं मौजूद नहीं था, यानी एक भी सच्ची एफआईआर नहीं है। आप ऐसे मुकदमात को नजरसानी करके कुछ रिलीफ पीटीआई को देकर इस एहतजाज को रुकवा सकते हैं। इससे सबकी जीत होगी, इससे ये मार्केट्स बंद नहीं होंगी, स्कूल बंद नहीं होंगे, एक अफरा तफरी का माहौल नहीं होगा, बेलारूस के प्रेसिडेंट और वज़रा आ रहे हैं, वो सब मुतासर नहीं होगा। एक जेस्चर आप भी तो हुकूमत भी तो दे सकती है, हुकूमत बड़ी होती है हमेशा। देखिए, हम तो जेस्चर देने के लिए तैयार हैं, हम तो जेस्चर बार बार देते हैं, लेकिन ये चीज़ है कि जो लोग 9 मई की, मुझे बात बताएं, विदाउट शॉर्ट ऑफ 9/9 में वी कैन नॉट गो फॉरवर्ड, कि जिन्होंने आपके मुल्क के इदारों पे हमला किया, सही, आपके शुहदाओं के मुजस्मे जलाए, पाकिस्तान को तोड़ने की बात की, उनको एनआरओ नहीं मिल सकता। ठीक है, उनको अगर रिलीफ चाहिए तो फिर अपने लॉ को कोर्ट्स को फेस करें और उनको उसी तरीके से रिलीफ मिलेगा, और कोई तरीका नहीं है। हम तो मफामत की जहाँ तक बात की जा रही है, हम तो इनको बार बार एंगेज करते हैं, वो 26वीं तरमीम हो या कुछ और हो, हमने तो इनके टर्फ पे आके, इनकी टर्म्स पे आके इनकी बातें मानी, इनकी टर्म्स पे आके चीज़ों को आगे चलाने की कोशिश की। लेकिन ये लोग जो हैं, ये इनकी ना ये सोच है, ना इस सोच में बिलीव करते हैं और ना इस तरह चला देते हैं। इनकी जो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो है कि पाकिस्तान में चीज़ें डिस्टेबलाइज रहे, इसी तरह मार कुटाई, दहशतगर्दी चलती रहे, ये अपने मकासद हल करें, अपने मकासद को अचीव करें और पाकिस्तान को कमज़ोर करें। दिस इज़ देयर अल्टीमेट पॉलिटिक्स एंड दिस इज़ देयर अल्टीमेट गोल ऑल्सो। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं मलिक अहमद खान भच्चर साहब। ये आज वजारत दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी केपी को खत भी लिखा है और कहा गया कि सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल को रोका जाए। ये एहतजाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सरकारी वसाइल को इस्तेमाल क्यों कर रही है, एक सवाल। दूसरा, ये आज ताजिर भी इस्लामाबाद के गए हैं हाई कोर्ट के पास और कहा है कि खुदारा हमारे कारोबार बंद हो जाते हैं, आप न जाने कितने दिन के लिए यहाँ बैठना चाहते हैं, हमारा कारोबार पहले ही मुआशी हालात ठीक नहीं है। आप क्या ये बातें भी आपके पेश नज़र हैं? असदुल्ला खान साहब, उसका तो वही जवाब दे सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा की कोई नुमाइंदा हुकूमत का जवाब दे सकता है। तो इस सिलसिले में तो मैं यही अर्ज करूंगा जी कि देखिए, हमारा पुरअमन एहतजाज है, हम ये समझते हैं कि हमारा एहतजाज एक फंडामेंटल राइट है हर सियासी जमात का कि वो उसके साथ होने वाली नाइंसाफी पे वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। अब उसको ये खोद देते हैं, सड़कें कंटेनर खड़े कर देते हैं, अब हर थाने हर शहर में, ये तो हमारे एहतजाज शुरू होने से पहले ही कामयाब कर देते हैं। अच्छा, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई पुरअमन एहतजाज हो और उसको किसी को कोई शौक है कि
वो कोई एहतजाज में कोई ऐसी शरपसंदी करे, लेकिन शुरू तो होती है गवर्नमेंट की वजह से। जब गवर्नमेंट शुरू करती है, इस तरफ से शेलिंग होती है, निहत्ते लोग होते हैं, तो डेफिनेटली रिटेलिएशन होती है जी। तो इसमें तो मैं ये बिल्कुल ये कहूँगा कि इनको चाहिए कि एक दफ़ा देखिए, इन्होंने संजानी में हमें एनओसी दिया और हमने जलसा किया, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, हालांकि इन्होंने आखिरी दिन फिर उधर लगाए, कंटेनर लगाए और सारा कुछ किया, लेकिन वो बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हो गया जी। तो मैं ये समझता हूँ कि अब इसमें अगर ये खुद करेंगे तो होगा, नहीं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात है कि उधर कोई शरपसंदी हो या कोई इस किस्म का कोई उधर, अल्लाह माफ करे, हमको चढ़ाई करने जा रहे हैं, हम एहतजाज करने जा रहे हैं, इन्होंने भी एहतजाज। लेकिन आप अनलिमिटेड टाइम के लिए बंद करना चाहते हैं ना इस्लामाबाद को, अनलिमिटेड टाइम के लिए आप लाखों लोगों को लाना चाहते हैं, सब चीजें ब्लॉक होकर रह जाएंगी, कारोबार बंद हो जाएगा, स्कूल बंद हो जाएंगे, ये भी तो देखिए ना आप, ये कैसे हुकूमत होने दे सकती है? देखिए बात यह है कि इन्होंने भी एक लॉन्ग मार्च शुरू किया था और इनके मुतालबात माने गए थे उस वक्त। तो जो मुतालबात हमारे हैं, हमारे मुतालबात हैं क्या? हम ये चाहते हैं कि जितने भी केसेस हैं, उन केसेस को, जितने भी हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जो बोगस और बेसलेस केसेस बने हुए हैं, ठीक है, उनको 1 महीने का वो टाइम है, 1 महीने में। सो मेजरली आप कहते हैं कि यही है, बाकी अगर वो मैंडेट की वापसी और उसको फिर और जो 26वीं आईन तरमीम, उस पर मजीद बात हो सकती है, लेकिन सिर्फ इस बुनियाद पर एहतजाज खत्म हो सकता है। अब चांडिया साहब, लेकिन देखने का दूसरा जाविया ये भी है कि सारी ऑपोजिशन की पार्टीज एहतजाज करती हैं, आपने भी तहरीक इंसाफ के जमाने में किया, होने देने में क्या हर्ज है? अगर कोई सियासी जमात जगह मुख्तस कर दें, आप कहें जी परेड ग्राउंड में आके बैठ जाएं, अगर वो आके बैठ जाते हैं तो करते रहे एहतजाज, ये हल नहीं है? हमारे जो एहतजाज है जिनकी आप मिसाल दे रहे हैं, वो एक खालिद सियासी पार्टी के एहतजाज थे। आप देखें, बहुत बड़े एहतजाज हमारे हुए हैं, लेकिन कभी मुल्क की जो इमलाक है उसको 1-2 पैसे का नुकसान भी नहीं हुआ, कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसमें शर्मिंदगी हो बहैसियत सियासी पार्टी के। हमने एहतजाज किए, हमारी क़यादतों को कत्ल किया गया है, लेकिन हमने ऐसी बात नहीं की जिसमें हम कहें कि ये मुल्क दुश्मनी है। लेकिन अभी मैं ज़्यादा नहीं कहता, पीटीआई की तारीख आपके सामने है, जो कुछ उन्होंने किया है। मैं ऐसा ऐलान कौन कर सकता है? मैं ना हूं तो जला देना, मैं ना हूं तो हर चीज खत्म कर देना, मैं नहीं तो कुछ नहीं। ऐसी क़यादतें ऐसे ऐलान करती हैं। ये मुब्बे वतन क़यादत को ऐसा कहना चाहिए, मैं ना रहूं तो कुछ भी ना छोड़ना, ऐसे होता है। मैं ना हूं तो टीवी ना हो, मैं ना हूं तो रेडियो पाकिस्तान ना हो, मैं ना हूं तो वजीर जमात पे हमला कर देना, ऐसे नहीं होता है। ये जो कुछ कर रहे हैं खान साहब, जो कुछ कर रहे हैं, ये अपने लिए एक तबाही का सामान पैदा कर रहे हैं। इन्होंने सियासत में नए रवैये, नए तरीक़ेकार, नए इक़दार को मुतारफ करवाया है। अब वो इनके गले में भी पड़ना है। अगर ये हुकूमत इनको मिल गई तो ये बातें तो इनके सामने भी आएंगी, लेकिन अभी बातों को छोड़ते हैं। इनका एक ही मुतालबा है, और ये सही कह रहे हैं, कोई ज़्यादा मुतालबात नहीं है इनका एक ही मुतालबा एनआरओ। इनको मुतालबा एनआरओ, ये पूरी तहरीक एनआरओ के लिए है। खान साहब को रिहा करो, बिल्कुल सही है, चलिए बिल्कुल सही है। चलिए मैं दानियाल साहब, आप हुकूमत हैं, खान साहब को रिहा करो, सवाल सारे मुतालबात बिल्कुल सही है सर, मैं अगर आप इजाजत दें। जी बिल्कुल ठीक है दानियाल साहब, ये एक ऑप्शन हुकूमत के पास ये मौजूद है कि वो इनके लिए कोई जगह मुख्तस करें, वहां का एहतजाज करें, और अगर फिर आपको लगे कि ये पुरान नहीं रहे तो ताकत के इस्तेमाल का ऑप्शन तो रियासत के पास उस वक्त भी मौजूद रहेगा जो आज है, यानी तब भी आप फिर आंसू गैस का इस्तेमाल करके और नफरी लगाकर मुंतशिर कर सकते हैं, जो आप आज करेंगे। तो क्यों ना एक सियासी जमात को एक मौका दे दें, जब वो कह रहे हैं कि हम पुरान रहेंगे, तो उनकी बात पर बिलीव किया भी जा सकता है। क्या ये ऑप्शन नहीं है हुकूमत के पास? देखें, आप ये कह रहे हैं कि जो हमारा नया रूल, लॉज, लेजिस्लेशन है उसको हम रद्दी के टोकरी में डाल दें, जो पार्लियामान ने अप्रूव किया, जो सेनेट ने अप्रूव किया, और हम इनको परमिशन दे दें। नहीं सर, इजाजत दे दें ना। पीसफुल एंड प्रोटेक्शन एक्ट
नहीं, वो पीसफुल एंड प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो तमाम चीज़ों की तयन करता है। इजाज़त लेने के लिए इजाज़त की आपको जमा करानी पड़ती है, प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है। प्रोसीजर हमने इनको बता दिया, जगह की लोकेशन हमने इनको बता दी, तरीक़ाकार बता दिया, एप्लीकेशन किस तरह देनी है वो भी हमने इनको करके बता दिया। अगर जो मैंने कहा कि मैं ना मानूँ कि रट और जो ये तरीक़ेकार के ऊपर लगे हुए हैं डे वन से, ये उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, उसी चीज़ को करना चाह रहे हैं, ये ना मानना चाहते हैं। मैंने आपसे कहा ना कि इनकी मौत क्या है भाई, इनकी सियासी मौत है कि ये जो हो रहा है चीज़ें बेहतर हो रही हैं, इनकी बातें जो मईशत बेहतर हो रही है, आज आपकी जो ट्रेड डेफिसिट है उसमें कमी आ रही है, आपका जो बजट है उसमें वो जो ट्रेड सरप्लस है आपके जो रेमिटेंस है वो बेहतर होती जा रही है, आपकी स्टॉक मार्केट बेहतर है, आपके जो महंगाई की शरह है उसमें कमी है। ये तमाम चीज़ें इनकी सियासी मौत है। और जब इनको अब समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, तो फिर क्या लाएंगे आप एनार्की, आप लाएंगे चीज़ों में कन्फ्यूजन, एनार्की, लोगों को उकसाएंगे, लोगों में नफरत के बीज डालेंगे और कहेंगे मुल्क के ख़िलाफ़ निकलो, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ निकलो, क्योंकि इनका अल्टीमेटली जो हदफ है वो डिस्टेबलाइज करना है। जो हमारे बच्चे आज शहीद हुए हैं जिनका आपने शुरू में जिक्र किया, मुझे बताएं कि उनको कौन मार रहा है? उनको वही नॉन स्टेट एक्टर्स मार रहे हैं जो चाहते हैं पाकिस्तान कमज़ोर हो, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी लूज़ करे, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान का बच्चा दुनिया की रेस में भाग ना सके, जो चाहते हैं कि यहाँ के लोग जो हैं वो मजलूम और बग़ैर नौकरी के रहें। ये वो लोग ये चीज़ें कर रहे हैं, वो लोग इनको प्रोपेगेट कर रहे हैं। और ऐसे ही लोगों की सोच जो है वो इस जमात के पीछे भी है कि जो लोगों के बच्चों से एक्ट करवाते हैं, काम कराते हैं और उसके बाद उनको डिसओन कर देते हैं। वो कहते हैं हमने नहीं कराया, ये हमारे नहीं है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बट ये बिटर रियलिटी है कि इनके अपने बच्चे जो हैं वो एहतजाज करने के लिए तैयार नहीं हैं। अपने बच्चे इनके घरों में बैठे और लोगों के बच्चों को लाठियां परवाएं, लोगों के बच्चों को जेलों में डालें, लोगों के बच्चे जो है 9 महीने के केसेस होते हैं इनके कहने के ऊपर, और फिर कहें हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए इसका मैंने आपसे कहा कि देखें साहब, सर जो मनाजिर हमने पहले देखे हैं सर, जी मेरा सवाल सर ये है कि आप इसमें अगर ताकत का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप करने जा रहे हैं, तो ये सर आपके अपने मुफाद में भी तो नहीं है ना, ये हुकूमत के मुफाद में भी तो नहीं है ना? देखिए हम ताकत का इस्तेमाल की बात क्या करते हैं, दो सोचें इकट्ठी नहीं चल सकती। पाकिस्तान को तोड़ने की, पाकिस्तान में तफरीक की, नफरत की आग लगाने की, मुल्क को बंद करने की सोच, और पाकिस्तान को प्रोग्रेसिव बनाने की, पाकिस्तान को आगे लेके जाने की, पाकिस्तान को मजबूत करने की एक सोच चल सकती है। और वो सोच यही है, जो दूसरी सोच के साथ खड़ा होगा पाकिस्तान को तोड़ने की, तो वो फिर गद्दारी के ज़ुमरे में आएगा। जो पाकिस्तान को बंद करने की, तो पाकिस्तान के मुहिब वतन नहीं हो सकता जो इस टाइम अपने लोगों के साथ नहीं खड़ा। तो एक सोच चलेगी और वो सोच है कि पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, प्रॉस्पेरिटी, इस मुल्क में कारोबार लेके आना है, इस मुल्क को बेहतर करना है, ये सोच चलेगी। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम इस सोच के पीछे है। हम नफरत की बुनियाद के ऊपर इकट्ठा नहीं होना चाहते, हम एज ए कौम इकट्ठा होना चाहते हैं कारकर्दगी की बयानिए के ऊपर। और इंशाल्लाह हम इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे होंगे और इंशाल्लाह हम इसको लीड करेंगे और तमाम जमातों को साथ लेके चलेंगे जो पाकिस्तान को तोड़ने की बात करते हैं, पाकिस्तान को कमज़ोर करने की बात करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। वो कल भी हमारी सफ़ों में काली भेड़ें थी, आज भी हैं, वो हर आने वाले दिन में एक्सपोज हो रही हैं और इंशाल्लाह उनकी हमारी सफ़ों में कोई जगह नहीं होगी आगे फ्यूचर में। दानियाल साहब, ये तो जाविया निगाह का फर्क भी हो सकता है ना, जहां से खड़े होकर आप देख रहे हैं आपको लगता है कि वो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जहां से बैठकर वो देख रहे हैं उन्हें लगता है कि आप मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं क्योंकि आपने अवाम का मैंडेट नहीं माना, उनके बकौल। तो ये तो जाविया नजर का फर्क हो सकता है ना सर। इसकी बुनियाद पर कोई अदालत ऐसी तो नहीं है ना जो ये करार दे दे कि हाँ ये जमात मुहिब वतन है, ये जमात मुहिब वतन नहीं है। ये पैमाना तो सिर्फ वोटों का पैमाना होता है जो कि लोग अपने जनरल इलेक्शन में इस्तेमाल करते हैं। तो कौन सा मैंडेट की आप बात कर रहे हैं? उस मैंडेट की जो एक टांगा पार्टी थी जिसको 2018 में हुकूमत दे दी गई, या उस मैंडेट की बात कर रहे हैं जो जितने बाई इलेक्शंस हुए, ये इनके पीछे हम फॉर्म 45 और 47 लेके फिरते रहे, ये भागते रहे। इनके पास ना कल मैंडेट था ना आज है। इनको जो केपी में मिला वो भी इनका मैंडेट नहीं है, और इनके पास जो 2018 में मिला था वो भी इनका मैंडेट नहीं था। ये इनको आदत हो गई है कंधों पे आकर बैठने की,
इनको आदत हो गई है कि कंधों का इस्तेमाल करके आके बैठकर फिर गालियां देने की। आज ये अपनी हकीकत पर है और इंशाल्लाह ये हर आने वाले दिनों में और एक्सपोज होंगे। और आपने कहा कि वो आपको गद्दार कहते हैं, हम किसी को गद्दार नहीं कहते। हम कहते हैं जो पाकिस्तान के साथ नहीं है वो गद्दार है। हम कहते हैं जो झंडे को उतारने वाला और आग लगाने वाला है वो गद्दार है। जो अगर पाकिस्तान के झंडे को जर्मनी में कोई उतारे और उसको कहे, ये अगर कोई जमात ये कहे कि जिसने पाकिस्तान का झंडा उतारा वो हमारे सीने में बसते हैं, तो वो गद्दार है। जो पाकिस्तान को तोड़ने की बात करे वो गद्दार है। जो पाकिस्तान को आग लगाने की, अपने शोधाओं के मुजस्मे जलाने की, अपने अफवाज पाकिस्तान को गाली देने की, उनके ऊपर अमेरिका में बैठ के प्रोपेगेंडे करवाने की, उनके खिलाफ जो बच्चे अपनी जानें दे रहे हैं उनके ऊपर कैंपेन्स कराने की, वो गद्दार है। हम इनका नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं जो लोग ये कर रहे हैं वो है। और अगर इस जुमरे में वो आते हैं या हम आते हैं तो हम वो तमाम लोग गद्दार हैं। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान को हम बेहतर करें और जब एक दिल करे एक जत्था आ जाए इस मुल्क को और फिर इसको बुनियादों को हिलाने शुरू हो जाए और आप एक्सपेक्ट करें कि हम फिर इन बुरानों से निकाल के मुल्क को ठीक करेंगे। एक दफा ये फैसला करने का कि हमने किस सिमत में चलना है, और अगर वो फैसला ना किया तो इट विल बी टू लेट। सही है। चांडियो साहब, अभी हमने हाल ही में देखा कि 26वीं तरमीम मंजूर होना थी। इब्तिदा में बहुत कशीदगी थी, तहरीक इंसाफ बिल्कुल करीब करीब दिखाई नहीं देती थी, लेकिन बिलावल साहब ने एक अपना रोल प्ले किया और बिलावल साहब ने अपना रोल प्ले करके तमाम जमातों को जोड़ा, एक अच्छा माहौल बन गया। क्यों नहीं ऐसा हो सकता कि फिर पीपल्स पार्टी आगे आए, सबको मिला दे, सबको बैठाए और बैठ के इस मसले का खुश उसलूबी से कोई तो रास्ता होगा जो निकालने की कोशिश की जा सकती होगी। बिलावल साहब है और उनके वालिद साहब है आसिफ अली ज़रदारी साहब, उन्होंने भी हर बहरान में एक किरदार अदा किया है। उनके मशवरे, उनकी बातें, उनके ऐलानात पाकिस्तान की मैशत के लिए, पाकिस्तान के सियासी बहरान के खात्मे के लिए आसिफ साहब का बहुत बड़ा किरदार है। फिर बिलावल साहब अपनी नौजवानी के बावजूद उन्होंने जो किरदार अदा किया है वो एक सीनियर सियासतदानों जैसा किया है। कौमी असेंबली के उनके पहले खिताब से लेकर अब तक तमाम लोगों ने कहा कि बिलावल साहब एक मुद्दबिर सियासतदान के तौर पे सामने आए। लेकिन बात यह है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। मामला तो तब होंगे जब दूसरी साइड भी संजीदा होकर इस मुल्क के मसाइल हल करना चाहे। हम अगर कहें कि कदम बढ़ाएं इमरान खान साहब, हम आपके साथ हैं, और आप कहें नहीं हमें आपकी जरूरत नहीं, हम आपके साथ नहीं चल सकते, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम खुद ब खुद चले जाएं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान हमें अजीज है, हम पाकिस्तान के लिए जाने कुर्बान करने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो हुकूमत में है, जो बहरान हल करना चाहते हैं या जो बहरान में दूसरी पार्टी है, वो भी तो संजीदा हो। हम साथ हैं, हम अब भी हम हर चीज बुलाने को तैयार हैं। हमारा अना का मसला नहीं है, हम पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं, पाकिस्तान के लोगों की अजाबों में से जान छुड़ाना चाहते हैं, हम पाकिस्तान में से बहरानों को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन मसला ये है कि दूसरी पार्टी भी तो संजीदा हो। हम सारी बातें, तनकीदें बर्दाश्त करके भी हुकूमत का साथ देते हैं, इसलिए कि जमहूरियत आगे चले, जमहूरियती मसाइल का हल है। हम तो ताने कितने सुनते हैं, बातें कितनी सही है, जमहूरियत आगे चले, बिल्कुल सही है। लेकिन जो अभी इस्लामाबाद में होने जा रहा है सर, उसमें एक कशीदगी की, पहले से कशीदगी की बू आ रही है। और शौकत यूसुफजई साहब मेरे साथ मौजूद हैं, खैबर पख्तूनख्वा का जरा पर्सपेक्टिव जान लेते हैं, वहाँ क्या तैयारियां हो रही हैं। और शौकत साहब, क्यों अल जिहाद के नारे वहाँ लगाए जा रहे हैं, और आज भी जो नारे लगवाए हैं एक जिहादी ग्रुप करार दे दिया चीफ मिनिस्टर साहब ने, इससे लोगों के जहनों में, और कफन की बात वो पहले कर चुके हैं, तो ये तो एक कशीदगी का माहौल पैदा करने की तैयारियों के साथ आ रहे हैं। शुक्रिया। देखिए, पहली बात यह है कि अल जिहाद से इतनी चिड़ क्यों हो रही है। अल जिहाद एक बंदे ने नारा लगा दिया, वहाँ पे कोई हमारे कोई पॉलिसी के मुताबिक नहीं था, किसी ने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी थी और ना कोई पार्टी पॉलिसी थी। एक बंदे ने नारा लगा दिया, उसको इतना बड़ा हाईलाइट कर रहे हैं जैसे हमने कोई मोदी को आवाज दी है कि जी मोदी साहब आ जाए, हमें बचा लें। ये तो बड़ी अफसोस की बात है। हम सारे मुसलमान कह दिए तो क्या हुआ? कोई हमने कौन सा आज तक जितने भी तारीखें चलाई है हमने, आप मुझे बताएं, कोई पत्थर फेंका है हमने कोई शेलिंग का जवाब दिया है, कोई क्या किया है हमने? आप बताएं। सड़कें भी यही खोदते हैं, शेलिंग भी यही लोग करते हैं, फायरिंग भी यही करते हैं, जेलों में यही लोग डालते हैं। तो आप हमें बताएं कि हमने क्या किया है अब तक। तो खामखा इसको एक इशू बना के, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि हम पुरअमन हैं, पुरअमन
एहतजाज हमारा। सर लेकिन अगर आप पुरअमन एहतजाज करने के लिए आते हैं शौकत साहब, तो जाहिर है कंटेनर्स लगे होंगे आगे और पुलिस खड़ी होगी, उनके हाथ में आंसू गैस के शेल होंगे, तो पुरअमन मुजाहिरीन को तो आगे वो आने नहीं देंगे, तो फिर क्या करेंगे? इस्लामाबाद के बाहर बैठ जाएंगे? ये तो आप देखते हैं, ये क्वेश्चन तो आप शहबाज शरीफ से करें। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना सर कि फिर क्या करेंगे? आपने तो पुरअमन रहना है, पुरअमन रहते हुए तो आप वो कंटेनर को क्रॉस नहीं कर सकते सर। जी मेरी बात तो सुने ना। जी सर, मेरी बात तो सुने कि ये कंटेनर क्यों लगाए जा रहे हैं? क्या इस मुल्क पे एहतजाज का हक नहीं है? अगर एहतजाज का हक है तो मुझे बताएं कि कंटेनर लगाने के क्या तुक बनता है? एक ही रात में आप फौरन दफा 144 लगा देते हैं, लोगों से कहते हैं जी आप जो है ना वो एहतजाज नहीं कर सकते। क्या वजह है? हमारे दौर में एहतजाज नहीं हुए जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था, तो कितने ट्रेन मार्च और लॉन्ग मार्च और धरने होते रहे, हमने तो किसी को नहीं रोका, ना किसी के खिलाफ मुकदमा किया। ये इतनी खौफजदा क्यों है हुकूमत? छोड़े लोगों को, जो एहतजाज करना चाहे उनका आईनी हक है, या तो इस आइन को बदल के रख दे कि जिस मुल्क के अंदर कोई किसी के पास आईनी हक नहीं है, कोई एहतजाज का हक नहीं है, तो कंटेनर लगाने की जरूरत क्या है? सही है। चले, आप कह रहे हैं कि कंटेनर्स लगाए क्यों जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ साहब, मौलाना चांडियो साहब, बैरिस्टर दानियाल साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये आज का प्रोग्राम था, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।